Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक लेके आए हैं वेव ऑप्टिक्स का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर इंटरफेरेंस की बात की, तो बेटा इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है ना, उसको विजुअलाइज किया इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से। इंटरफेरेंस को शो किया कि वाकई में जो लाइट है इंटरफेरेंस शो करती है। और इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो आप सिर्फ लाइट को एक वेव नेचर का मान के एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब हाइजेंस वेव थ्योरी से इस इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, किस तरीके से इन्होंने इसको परफॉर्म किया, इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, और साथ ही कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इसके अंदर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। ये एक्सपेरिमेंट बेटा साइंटिस्ट है थॉमस यंग, इन्होंने 1801 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इन्होंने किया क्या वो समझेंगे, किस तरीके से इसको हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, नाम भी इसका इनका एक्सपेरिमेंट से ही आया है। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक बोर्ड लिया, स्क्रीन कह सकते हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा होल कर लिया, पिन होल, ठीक। और यहां से इसके ऊपर सनलाइट गिराई, इसके आगे इन्होंने एक और स्क्रीन रखी जिसके अंदर इन्होंने दो पिन होल किए। इसको S लिख देंगे, S1 S2, तो ये अपने पास डबल पिन होल। और इसके आगे एक स्क्रीन रखी जिसके अंदर इन्होंने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किए। ये आ गया, इन्होंने जब सनलाइट इस फर्स्ट होल में से पास करवाई, इस होल से वो लाइट जैसे बाहर निकली, उस लाइट को उन्होंने सेकंड जो है प्लेट के ऊपर डाला जिसके अंदर दो पिन होल है। वही लाइट इन दो पिन होल से पास हुई और इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इनको कुछ डॉट्स नजर आए। ऐसे यहाँ पे इनको कुछ डॉट्स नजर आए, और इन डॉट्स में भी खास बात ये थी कि कुछ डार्क थे और कुछ ब्राइट थे। ऐसा इसको कुछ इन्होंने कुछ फिनोमेना ऑब्जर्व किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से। फिर इन्होंने इसको थोड़ा प्रिसाइज किया कि ठीक है, इन्होंने देखा कि अगर हम लाइट को पास कर रहे हैं तो कुछ अलग सा पैटर्न आ रहा है, लेकिन ये पैटर्न इतना क्लियर नहीं था। फिर इन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। इन्होंने क्या किया, इस पिन होल की जगह यहाँ पे एक नैरो स्लिट ली, बिल्कुल बारीक सा स्लिट बनाया, पतली सी ओपनिंग, ठीक है। और यहां पे सनलाइट की जगह इन्होंने यूज की मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब सिंगल कलर की लाइट, सिंगल वेवलेंथ की लाइट उन्होंने यूज की। पिन होल को रिप्लेस किया स्लिट से, तो ये अपने पास नैरो स्लिट। इन दो होल्स को भी इन्होंने स्लिट से जो है रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद जब स्क्रीन रखी तो यहां पे इनको जो पैटर्न नजर आया वो कुछ इस तरीके का आया। इसके अंदर बहुत सारे बैंड्स बने हुए, इसमें भी कह सकते हैं कुछ ब्राइट बैंड और कुछ डार्क बैंड। जैसे अगर ये ब्राइट है तो इसके बाद में डार्क बैंड, इधर एक डार्क बैंड, फिर से ब्राइट, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो इस तरीके का इनको जो है पैटर्न नजर आता है, ठीक है। ये जो पैटर्न बनता है इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और जो ये स्ट्रिप्स बनी है, बैंड बने हैं, इनको हम कहते हैं फ्रिंज।
ठीक है बेटा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को सिंगल स्लिट से पास करें पहले, उसके बाद उसी लाइट को हम डबल स्लिट से पास करते हैं, तो हमारे पास एक पैटर्न आता है जिसके अंदर कुछ ब्राइट फ्रिंजेस होती है, कुछ डार्क फ्रिंजेस होती है। अब बेटा ऐसा होता है क्यों? इसके लिए हम कहते हैं इंटरफेरेंस, जो हमने पढ़ा था कि जब दो लाइट वेव्स एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंचती हैं तो वहां पे इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। अगर वो सेम फेज में पहुंचे, मतलब क्रस्ट एक साथ पहुंचे या ट्रफ एक साथ पहुंचे, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से अपने पास ब्राइट फ्रिंज आएगी, ब्राइट स्पॉट आपको नजर आएगा। और अगर वो आउट ऑफ फेज, अपोजिट फेज में पहुंचते हैं, मतलब क्रस्ट और ट्रफ एक साथ पहुंचते हैं, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, तो अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। उस केस में लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है और अपने को डार्क फ्रिंज नजर आता है। तो इन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पे इन्होंने दो स्लिट ली थी, इसलिए इसको अपन कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो स्लिट्स इन्होंने यूज की थी जिनसे इन्होंने ये फ्रिंज पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ऑब्जर्व किया। हुआ किस वजह से? ये हुआ इंटरफेरेंस की वजह से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई वहां पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आ गई, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई वहां पे हमारे पास डार्क फ्रिंज आ गई। इसी का हमारे पास एक डायग्राम हमने और बना रखा है क्लियरली इसको समझने के लिए। कह सकते हैं ये हमारे पास एक स्लिट है, यहाँ पे एक ओपनिंग है और कहीं से आपके पास प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जैसे ये लाइट यहाँ पहुंचेगी तो बेटा अपने को पता है हाइजेंस वेव थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास हर एक जो पॉइंट है वेव फ्रंट के ऊपर वो सेकेंडरी वेव को जनरेट करता है। तो हम कह सकते हैं जैसे ही लाइट यहाँ पहुंची तो ये एक वेव सोर्स बना और पॉइंट वेव सोर्स बना, और पॉइंट सोर्स से अपने पास जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। तो यहाँ से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनने शुरू हुए, है ना। इसमें भी कह सकते हैं जो मैंने डार्क लाइन शो कर रखी है, मान लेते क्रस्ट है, और जो डॉटेड लाइन है मेरे पास ट्रफ है। ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर दूसरी स्क्रीन रख दी जहाँ पे आपने दो ओपनिंग कर रखी है S1 और S2। तो जब लाइट यहाँ पहुंची तो कह सकते हैं ये फिर से दो नए सोर्सेस की तरह से बिहेव करेंगे। तो यहाँ से फिर से अपने पास जो है फ्रिंजेस बनने जो है वेव फ्रंट्स बनने शुरू होंगे। इसके वेव फ्रंट्स बने क्रस्ट ट्रफ। सिमिलरली सेकंड सोर्स से जो लाइट आ रही है इसके भी अपने पास वेव फ्रंट्स बने, ये अपने पास हुआ। अब इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जहाँ पे क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर जहाँ टकराएगा वहां पे अपने पास कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। तो अगर आप इस पॉइंट पे चेक करें, ये दोनों डॉटेड लाइन इंसर्ट करेंगे ट्रफ ट्रफ, है ना। तो हमारे पास सेंटर में जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी क्योंकि क्रस्ट एक साथ पहुंच रहे, ट्रफ एक साथ पहुंच रहे। तो सेंटर में अपने पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इसको अपन कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली अगर इधर चेक करें, एक डार्क और एक डॉटेड लाइन, मतलब एक क्रस्ट और ट्रफ, है ना। जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये जब ये साथ एक पॉइंट पे पहुंचेंगे तो अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो अपने पास आएगी डी डार्क फ्रिंज। तो मेरे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इसके बाद फिर से कहीं पे जाके कह सकते हैं जो इंटरफेरेंस है सेम फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, फिर से ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर डार्क, फिर ब्राइट। सिमिलरली साइड में भी और डार्क ब्राइट। ठीक है। तो ये जो अपने पास एक्सपेरिमेंट है इसको अपन कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर और साथ में कह सकते हैं वीडियो चल रही है, इसको आप देखें, थोड़ा विजुअलाइज करें कि किस तरीके से हमारे पास ये इंटरफेरेंस होती है। इसके अंदर इसने शो कर रखा है कि हमारे पास जैसे लाइट है ना, किसी सोर्स से लाइट आएगी, फर्स्ट स्लिट से पास होगी। इसके अंदर जो लाइन्स शो कर रहा है ये अपने पास जो रेड वाली लाइन्स हैं ये शो कर रही है इसको क्रस्ट को, और जो डार्क एरिया वो ट्रफ को शो कर रहा है। वही लाइट जब सेकंड स्लिट से जो पास होंगे तो अपने दो नए वेव सोर्स बनेंगे, वहां से जो है वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तो जहाँ पे सेम फेज में इंटरसेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, और जहाँ पे वो अपने पास अपोजिट फेज के अंदर पहुंचेंगे तो अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और अपने पास डार्क फ्रिंज आएगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं हमारे पास एक पैटर्न बनेगा जिसके अंदर ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज होगी, सेंटर में ब्राइट फ्रिंज होगी, और इसके चारों तरफ कह सकते हैं डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट।
इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके लिए और कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं इस इंटरफेरेंस को क्लियरली देखने के लिए, वो भी हम चेक करेंगे। और इसके साथ ही फिर हम बात करेंगे कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके देखेंगे कि हमारे पास ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती है, डार्क फ्रिंज कहाँ बनती है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इस वीडियो के अंदर हो रहा है हमारे पास। तो बेटा जैसा कि भी हमने बात की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने देखा इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरीके से उन्होंने बनाया। अब बेटा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये अगर आपको क्लियरली देखना है तो इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस की बात करते हैं किन किन कंडीशंस से आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है क्लियरली विजिबल होगा। तो इसके अंदर अगर सबसे पहले बात करें, अपने को चाहिए होता है जो लाइट सोर्स है वो एक कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स की हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी। ऐसे सोर्सेस जिनके अंदर हमारे पास फेज डिफरेंस 0 हो या फिर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। सबसे पहले कह सकते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न अगर आपको देखना है तो उसके लिए अपने को चाहिए कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स क्या है? इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट सोर्सेज रिमेन्स कांस्टेंट, फेज डिफरेंस दो लाइट सोर्सेज के बीच में अगर कांस्टेंट रहता है विद टाइम देन द बोथ द सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। तो हम उन दो सोर्सेज को कहते हैं कि वो कोहेरेंट सोर्स है, क्योंकि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे विद टाइम। और बेटा कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने की कुछ कंडीशंस, आप कहां से कोहेरेंट सोर्सेज ले सकते हो उसके लिए लिखी हुई है कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज। फर्स्ट जो है टू कोहेरेंट सोर्सेज शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ओनली। किसी भी टेक्निक से आप जो कोहेरेंट सोर्स है उनको एक सिंगल सोर्स से ऑब्टेन करो, जैसा यंग्स ने डबल स्लिट में किया था, है ना। उन्होंने फर्स्ट स्लिट से पहले एक सोर्स लगाया और उस सोर्स से जो अपने पास लाइट आई उसको उसने आगे उसी के दो सोर्सेज और बना दिए। तो अपन कह सकते हैं सिंगल सोर्स से आपने दो सोर्सेज प्रोड्यूस किए और वो दो सोर्सेज बेटा आपस में क्या होंगे? कोहेरेंट होंगे। इसका बेटा फायदा क्या है? इसका फायदा ये अपने पास है कि ये सिंगल सोर्स से लाइट आ रही है तो दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहेगी। इसी के साथ अगर अपने पास मेन सोर्स के अंदर अगर कुछ चेंज आता है तो वो चेंज उन दोनों सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर भी अपने पास आएगा ना। तो अपने पास जो फेज डिफरेंस फिर भी कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग दो लाइट सोर्सेज से कोहेरेंट सोर्सेज लेने की कोशिश करो तो उस कंडीशन में कि अगर एक भी सोर्स के अंदर अगर थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई तो हमारे पास जो उनकी कोहेरेंसी है वो खत्म हो जाएगी। तो आप जो कोहेरेंट सोर्स है वो हमेशा एक सिंगल सोर्स से लें, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत ज्यादा सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो सोर्सेज है बेटा वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर लाइट। आपको पता व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स है, सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है। तो बेटा उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न देखोगे तो हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके साइड्स में कुछ कलर्ड फ्रिंजेस और आ जाएंगे जिससे आपको इंटरफेरेंस क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो हम ये मान के चलते कि अगर आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिए उसके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करो, सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज करो ताकि जो पैटर्न है वो अच्छे से नजर आए। इसके अलावा देयर मस्ट बी नॉमिनल पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्सेज। तो बेटा जो दो सोर्सेज हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो भी नॉमिनल होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लार्ज पाथ डिफरेंस आप दोगे तो उस कंडीशन में क्या जो वेव्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाती है। और जो पैटर्न है इंटरफेरेंस का पैटर्न है वो आपको कंटिन्यूस नजर आएगा। एक ब्राइट इल्यूमिनेशन नजर आएगी, आप उसके अंदर डार्क ब्राइट जो पैटर्न है वो आपको नजर नहीं आएगा अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस लार्ज हो। ये तो बेटा कोहेरेंट सोर्स की बात हुई। इसी में अगर कुछ नेसेसरी कंडीशंस बात करें फॉर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि बोथ द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। दोनों सोर्सेज जो जिनसे आप इंटरफेरेंस करवा रहे हो वो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, और कोहेरेंट अपन ने पढ़ लिया क्या होते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरफेरिंग वेव शुड बी द सेम। फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या होनी चाहिए, सोर्सेज की सेम होनी चाहिए। फिर इफ द वेव्स आर पोलराइज्ड, बेटा पोलराइजेशन का टॉपिक हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। तो कह रहा अगर आपके जो वेव पोलराइज्ड है तो अपने को क्या चेक करना है कि उनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, इसको आप आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल कंडीशन में याद रख लें कि अगर पोलराइज लाइट है तो उनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए दोनों सोर्सेज का।
इसके अलावा बोथ द कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टुगेदर। जो आपने कोहेरेंट सोर्सेज रखे हैं वो क्लोज होने चाहिए, बहुत दूर दूर नहीं होने चाहिए। दूर दूर होंगे तो अपन कह सकते हैं पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से नहीं आएगा। इसके अलावा बोथ द सोर्सेज मस्ट बी आइदर पिन होल और वेरी नैरो स्लिट। जो सोर्सेज हैं वो पिन होल होने चाहिए, बिल्कुल बारीक सोर्सेज होने चाहिए, या फिर आपको बिल्कुल नैरो स्लिट होनी चाहिए, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया। इसका फायदा क्या है बेटा, पिन होल या नैरो स्लिट अगर अपन लेते हैं तो वहां से अपने पॉइंट सोर्स की तरह मान सकते हैं कि पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है और उससे अपने पास जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर आप पिन होल नहीं लेते हो या फिर नैरो स्लिट नहीं लेते हो तो उससे अपन कह सकते हैं अपने पास जो वेव फ्रंट आएंगे वो पैरेलल आएंगे, तो इस केस में आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये तो हुई कुछ नेसेसरी कंडीशंस। इसके बाद में हम मैथमेटिकल एनालिसिस चेक करेंगे। तो बेटा अब बात आती है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, अब इसके अंदर आपको फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी हो, ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी, तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो बेटा कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी हैं, क्योंकि अगर मैं इनको यहाँ पे लिखता हूँ तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप इसको फटाफट समझें, इससे आगे का पार्ट हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए हम कह सकते हैं पहले अपन एक डायग्राम बनाइए, इस डायग्राम को समझेंगे। ये तो वो स्लिट्स हैं जहाँ से हमने यंग्स डबल स्लिट में माना था कि लाइट एंटर कर रही है। यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई है एट अ डिस्टेंस डी, और इन स्लिट्स के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो अपने माने 2d, मतलब सेंटर से माने तो d ऊपर और d नीचे, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में है 2d। तो यहाँ देखते हैं इनके बीच का टोटल डिस्टेंस अपन ने माना है वो है 2d। ठीक, फिर हमने मान लिया पॉइंट P जहाँ पे कोई फ्रिंज बन रही है, वो ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, वो देखेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉइंट P माना जहाँ पे इन दोनों सोर्सेस से जो है लाइट पहुंचेगी, वहां पे एक फ्रिंज बनेगी, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर xn माना अपन ने। m पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस d है, तो xn में से ये d माइनस कर देंगे, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हुआ xn माइनस d, और सिमिलरली यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो xn में ये प्लस d ऐड कर देंगे, तो xn प्लस d। ये तो डायग्राम हुई। अब चलते हैं कैलकुलेशंस पे। तो बेटा कह रहा टाइप ऑफ फ्रिंज, वेदर ब्राइट और डार्क, कैसी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, विल डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, कि पाथ डिफरेंस कितना है। जब ये दो वेव्स वहां पहुंचेंगी तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P फ्रॉम सोर्स S1 एंड S2, देयरफॉर फर्स्टली वी फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले अपने को पाथ डिफरेंस की ही कैलकुलेशन करनी है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेटा इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये दो सोर्सेज हैं और यहाँ से अगर हम बिल्कुल सेंटर की बात करें, सेंटर पॉइंट हो, तो जितने टाइम में जितने डिस्टेंस कवर करके ये वाली वेव आएगी उतना डिस्टेंस ये वाली वेव यहाँ करके आएगी, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगी, पाथ डिफरेंस जीरो होगा। पाथ डिफरेंस जीरो होता है मतलब अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और सेंटर में अपने पास बनती है ब्राइट फ्रिंज, जिसको अपन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे आप इधर की तरफ मूव करते जाओगे, नीचे की तरफ मूव करते जाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली वेव और ये वाली वेव सेम डिस्टेंस नहीं कवर कर रही है, इनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस आ जाता है, और उस पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ये पता लगेगा कि इस पॉइंट पे अपने पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। तो सबसे पहला काम अपने करना है पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। उसके लिए हम बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन की हुई है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल S2PN, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ हमारे पास, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो S2P हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, S2P का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर S2N का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर PN का स्क्वायर, S2N स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। S2N अपने पास D के इक्वल है, तो S2P स्क्वायर होगा D स्क्वायर, और PN ये डिस्टेंस है XN प्लस D, तो XN प्लस D का स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली आप दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करो, राइट एंगल ट्रायंगल S1PN, तो इसमें हम कह सकते हैं S1P का स्क्वायर इसके बराबर होगा D स्क्वायर, बेस अपने पास सेम है S1M, D है तो D स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि एस एन माइनस डी, तो एक्स एन माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन अपन ने बनाई, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मान। अब करना क्या अपने को, s2p स्क्वायर में से s1p स्क्वायर माइनस कर दें, या तो आप फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन अपन माइनस करेंगे। तो इसमें से उसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर, और ये d स्क्वायर प्लस xn प्लस d स्क्वायर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाली वैल्यू माइनस d स्क्वायर, और ये प्लस का साइन है, अगर बीच में आप माइनस कर रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा माइनस xn d स्क्वायर। इसके बाद अगर सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, यहाँ पे अपने पास d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा xn प्लस d का होल स्क्वायर माइनस xn माइनस d का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस b a माइनस b, तो इसको हम लिख लेंगे s2p प्लस s1p और s2p माइनस s1p। इनको आप a प्लस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करते हैं xn का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2xn d। सिमिलरली इसको जब एक्सपेंड करेंगे xn स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2xn d, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें भी आप चेक करो, अपने पास कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो गया अपने पास 2xn d और 2xn d, टोटल बचा 4xn d। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी है s2p प्लस s1p और s2p माइनस s1p। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसके आगे का पार्ट हम करते हैं, इसको आप फटाफट साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो बेटा s2p और s1p अगर हम मान लें इफ पॉइंट p इज नॉट फार अवे फ्रॉम पॉइंट O, अगर हम ये मान लें कि जो पॉइंट P है इस O से बहुत दूर नहीं है, मतलब O के पास ही है, कहीं यहाँ कहीं हो, यहाँ कहीं हो, यहाँ कहीं हो, इधर कहीं हो, तो बेटा उस कंडीशन में जो S1P डिस्टेंस है ये वाला, अगर ये पॉइंट यहाँ कहीं हो, है ना, इस O के पास हो, तो अपने पास S1P जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट D के इक्वल अपन मान सकते हैं, और जो S2P डिस्टेंस है ये भी अपन D के इक्वल मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो S2P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S1P, और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे D के। आप इनको D के बराबर ही मान लोगे। अगर ये पॉइंट P बहुत दूर नहीं है, इस O के आसपास ही कहीं पे है, तो ये S1P जो डिस्टेंस है कम होता जाएगा, फाइनली अपन कह सकते हैं जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है इसके बराबर इसको मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, S2P प्लस S1P, S1P और S2P दोनों को अपन D मानते हैं, तो D प्लस D ये हो जाएगा 2D into S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। एग्जैक्टली इक्वल नहीं मानेंगे बेटा, अगर आप इसको D माइनस D कर दो तो यहाँ 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। लेकिन ये चीज अपने को फाइंड करनी है, पाथ डिफरेंस कह सकते हैं बेटा। ये वेव यहाँ से यहाँ पहुंची तो इसने डिस्टेंस कवर किया S1P, और ये वेव यहाँ से यहाँ पहुंची तो इसने डिस्टेंस कवर किया S2P। तो S2P में से अगर S1P अपन माइनस कर देते तो अपने पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो वही चीज हम फाइंड कर रहे हैं, S2P माइनस S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल माना तो S2P प्लस S1P, D प्लस D हो गया 2D, और इधर अपने पास 4xn D। यहां से आप S2P माइनस S1P की वैल्यू निकाल लोगे, 4xn D डिवाइडेड बाय 2D, और इसको आप कैंसिल आउट करते हो तो आपके पास S2P माइनस S1P ये आ जाता है 2xn D बाय D। ठीक है, ये अपने पास बेटा पाथ डिफरेंस आया, इंपॉर्टेंट है, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। डन। अब बेटा पाथ डिफरेंस तो आ गया। अब ये अपन ने स्टार्टिंग में बात की कि हमारे पास पॉइंट P पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, वो डिपेंड करती है कि कितना पाथ डिफरेंस होगा। तो देखते हैं पाथ डिफरेंस अगर अलग अलग कंडीशंस में अपन मानते हैं तो क्या क्या अपने पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है पॉइंट P पे। तो उसके लिए बेटा इक्वेशन मैं कहीं साइड में लिख लेता हूँ, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी, और बाकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस लिख लेता हूँ, जो अपने पास आया S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2xn D अपॉन
डी। यह है पाथ डिफरेंस। ठीक, अब बेटा कैलकुलेशन अगर अपन करें, पहला अगर अपन को फाइंड करनी है फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ या फिर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। बेटा अगर पॉइंट पी पे ब्राइट फ्रिंज, अगर हम मान के चले कि वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो ब्राइट फ्रिंज कब बनती है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब अपने पास जो पाथ डिफरेंस है वो हो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा है, इन जनरल कहते हैं अपन n लैम्डा, जो कि अपन ने पिछली वीडियो के अंदर कंडीशन की थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, वहां पे आप देख लेंगे। तो अगर अपन ब्राइट फ्रिंज मानते हैं कि इफ देयर इज bright fringe at P, then अपने पास जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, ये किसके इक्वल होना चाहिए? n लैम्डा के इक्वल, क्योंकि अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो अगर P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो मेरे पास पाथ डिफरेंस जो मैंने फाइंड किया वो किसके इक्वल होना चाहिए? n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2xnd अपॉन d इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो xn की, ये आपके पास आ जाएगी d n लैम्डा बाय 2d। ठीक है, या लिख सकते हो n लैम्डा d बाय d, ऐसा लिख दे n लैम्डा d बाय, और ये 2d इसके नीचे आ जाएगा, d बाय मल्टीप्लाई हुआ 2d नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस फॉर्मूले से आप पोजीशन फाइंड कर सकते हो ब्राइट फ्रिंज की। आपको फर्स्ट फाइंड करनी है, सेकंड फाइंड करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपन लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब बेटा इससे नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज अगर अपने को पता करनी हो कहाँ बनेगी, तो अपन क्या करते हैं xn की जगह xn+1 उसके अंदर एक ऐड करके देख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज वो अपने पास हो जाएगी xn+1 इक्वल्स टू n के लिए पुट कर देंगे n+1 लैम्डा d अपॉन 2d। ठीक, ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आई, कोई भी nth ब्राइट फ्रिंज, और ये उससे नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज की अपने पास पोजीशन है। अब अपने को पता है बेटा दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में कैसे फ्रिंज होगी? डार्क फ्रिंज, क्योंकि अपन ने जब पैटर्न बनाया था इस तरीके से, अगर ये डार्क है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, यहाँ पे फिर से मेरे पास डार्क होगी, तो बेटा कह सकते हैं ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, और इन दो ब्राइट के बीच में अपने पास क्या हो गए? डार्क फ्रिंज। तो अपने को डार्क फ्रिंज की अगर विड्थ फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो अपन कह सकते हैं दो जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है उनके डिस्टेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। उसके लिए अपन कह सकते हैं xn+1 में से xn को अपन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करेंगे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज ये इसको अपन बीटा से डिनोट करते हैं, ये अपने पास हो जाएगी xn+1 माइनस xn। ठीक है, तो ब्राइट बनी और इससे पहले वाली ब्राइट बनी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अपने पास फ्रिंज विड्थ होगी
डार्क फ्रिंज की। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे xn+1। इसको बेटा ब्रैकेट सॉल्व करके मैं लिख लेता हूँ d लैम्डा और n ये मल्टीप्लाई होंगे, dn लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d, प्लस का साइन है, डी लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डी लैम्डा बाय 2d, दोनों के नीचे इसको लिखेंगे, और माइनस करना है इसमें xn, और xn की वैल्यू अपने पास है n लैम्डा डी बाय 2d। ठीक, दोनों वैल्यूज अपने पास हैं। तो ये अपन ने पुट करी इसके अंदर। यहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, n लैम्डा डी अपॉन 2d, n लैम्डा डी अपॉन 2d कैंसल आउट हो जाएंगे, और मेरे पास बीटा आएगा फ्रिंज वेट, ये आ जाएगी डी लैम्डा बाय 2d। ये अपने पास फ्रिंज वेट ऑफ डार्क फ्रिंज या फिर वेट ऑफ डार्क फ्रिंज, वेट ऑफ डार्क फ्रिंज। अब बेटा अपन ऐसा भी कह सकते हैं, भाई अपन ने xn फाइंड किया था, xn जो अपन ने फाइंड किया था वो अपने पास था n डी लैम्डा बाय 2d, और बीटा की वैल्यू आ रही है डी लैम्डा बाय 2d। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये xn बन जाएगा। तो अगर आप जो पोजीशन है ब्राइट फ्रिंज की, अगर आपको फ्रिंज विड्थ पता है तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो n बीटा के फॉर्मूला, है ना। बीटा की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास यही xn का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक इक्वेशन नंबर ये याद कर लेंगे 5, और ये इक्वेशन नंबर 6। तो ये तो बेटा अपने पास कैलकुलेशन हुई ब्राइट फ्रिंज की। अगर मान लेते पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वही अपन ने कंडीशन लगाई कि पाथ डिफरेंस अपने पास होना चाहिए n लैम्डा। सिमिलर कैलकुलेशन हम करेंगे अगर पॉइंट P पे हम मान लेते डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही, तो अपने पास पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाय 2, जो कि अपन ने पिछली वीडियो के अंदर किया था, वो आप वहां से चेक कर लेंगे। तो सेकंड जो कैलकुलेशन होगी विड्थ ऑफ डार्क की जगह अपन कर देंगे ब्राइट फ्रिंज, एंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अब बेटा कैलकुलेशन सेम चलेंगी अपने पास। तो बेटा अगर अपने पास मान लीजिए पॉइंट P पे डार्क फ्रिंज बन रही है, तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस है वो अपने पास होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल। तो अपन कह सकते हैं इफ देयर इज अ डार्क फ्रिंज at point P, then वो जो S2P माइनस S1P है, ये जो पाथ डिफरेंस है किसके बराबर होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाय 2। अगर इसको आप 2 को अंदर एडजस्ट करते हो तो उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 अंदर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n-1/2 इंटू लैम्डा। ठीक है, तो अपने पास पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए n-1/2 इंटू लैम्डा। पाथ डिफरेंस की वैल्यू पुट कर देंगे, S2P माइनस S1P अपने पास है 2xn d अपॉन d, किसके इक्वल होगा n-12 लैम्डा के इक्वल होगा। यहाँ से xn की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगी d n-12 लैम्डा अपॉन 2d। तो ये बेटा अपने पास फॉर्मूला आता है, इक्वेशन नंबर 7 इसको लिखेंगे। अगर आपको डार्क फ्रिंज की पोजीशन फाइंड करनी है ना, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। अब ये बेटा डार्क फ्रिंज हुई, इससे जो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज अगर अपने को फाइंड करनी है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, n की जगह n+1 पुट करेंगे, सेम कैलकुलेशन चलेगी। तो इससे जो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज होगी वो अपने पास हो जाएगी x n+1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d बेटा n-12। अब n को n+1 पुट करेंगे, ये मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। n को अगर मैं n+1 पुट कर रहा हूँ तो n+1, और ये मेरे पास आ गया -12, 1 में से हाफ माइनस किया तो प्लस का हाफ बचेगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा n+1/2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d।
ठीक है। तो ये अपने पास बेटा डार्क फ्रिंज हुई, nth डार्क फ्रिंज, और ये n+1 डार्क फ्रिंज, उससे नेक्स्ट वाली डार्क फ्रिंज। अब आपको फाइंड करनी है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो बेटा सेम कह सकते हैं, मेरे पास दो डार्क फ्रिंज होंगी, इनके बीच की जो जगह है ये अपने पास विड्थ है ब्राइट फ्रिंज की। तो अपन सेम कैलकुलेशन करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास जो विड्थ आ जाएगी ब्राइट फ्रिंज की। तो देखते हैं होगी। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, उसके लिए इसको भी आप बीटा से डिनोट करोगे तो लिख देंगे xn+1 माइनस xn। वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू अपने पास होगी सीधा बेटा मल्टीप्लाई करके लिख दें इसको। चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, d n+12 λ/2d, इसमें से माइनस करना xn, ये वैल्यू अपने पास है d n-12 λ/2d। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करा, अपने पास विड्थ आ जाएगी ब्राइट फ्रिंज की। तो कैलकुलेशंस कर लेते हैं आगे। बेटा डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लैम्डा यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा 2d और 2d दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो आप d λ/2d कॉमन निकाल लो, बाकी बचा गया आपके पास n+12 और बाहर माइनस का निशान है, तो इसको जो आप लिखोगे -n+12। ठीक, तो इसमें आप देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ और हाफ 1 बना, और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सिर्फ d λ/2। बेटा दोनों ही केसेस में आपने चेक किया होगा, जब अपन ने विड्थ फाइंड की थी डार्क फ्रिंज की तब भी वैल्यू आई थी d λ/2d, और अपन ने ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड की वो भी आई है d λ/2d। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन दे सकते हैं कि हमारे पास इंटरफेरेंस के अंदर जो फ्रिंज विड्थ होंगी वो इक्वल होंगी ना, इक्वल विड्थ की अपने पास डार्क और ब्राइट फ्रिंज होंगी, इक्वल विड्थ की होंगी, दोनों की विड्थ सेम होगी d λ/2d। और यहाँ पे अगर अपन xn जो अपन ने फाइंड किया था अभी पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, क्या किया था d n-12 λ/2d। इसको अगर फाइंड करना हो इन टर्म्स ऑफ बीटा फ्रिंज विड्थ की टर्म में, तो बेटा कह सकते हैं बाकी टर्म्स इसके अंदर है सिर्फ n-12 नहीं, तो हम xn को पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज है उसको अपन ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं n-12 बीटा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर देख लेना कौन सी है। तो बेटा ये अपने पास कैलकुलेशंस हुई नेक्स्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, फ्रिंज विड्थ की अपन ने कैलकुलेशन की, दोनों में सेम आ रही है d λ/2d। पोजीशन के अंदर फर्क है, अगर अपन ने ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड की थी, ये अपने पास बेटा हेडिंग में आप चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन। अपन ने जब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों की विड्थ फाइंड की, दोनों की सेम आई d λ/2d, सिर्फ इनकी पोजीशन के अंदर फर्क है ना। यहाँ पे अपने पास डार्क के अंदर आ रही है d n-12 λ/2d, और जो ब्राइट की पोजीशन फाइंड की थी वो अपने पास आई थी n d λ/2d, सिर्फ इतना ही फर्क है। एक लास्ट टॉपिक जो हमारे पास इंटरफेरेंस के अंदर बचता है वो है इंटरफेरेंस फ्रिंज प्रोड्यूस ड्यू टू व्हाइट लाइट। अभी हमने बात की मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोई सिंगल वेवलेंथ की लाइट, अगर आप बेटा व्हाइट लाइट से फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर रहे तो उस केस में क्या होगा बेटा, हम कह सकते हैं जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर अपने पास डिफरेंट कलर होते हैं वायलेट टू रेड, और जिनकी वेवलेंथ की अपन बात करें 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज के अंदर उनकी वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है। तो इस कंडीशन में होगा क्या बेटा, अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ द स्क्रीन द पाथ डिफरेंस इज 0, स्क्रीन के सेंटर पे अगर हम बात करें सभी वेव्स का जब वो पहुंचेंगे तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो सेंटर में ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। लेकिन बेटा सभी कलर्स की ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो वो सभी कलर ओवरलैप होंगे, सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो अपने पास बनेगी व्हाइट कलर की। ठीक है, तो फॉर ऑल सच कलर कंपोनेंट्स जो सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, सो ब्राइट fringe of different colors overlap at the center
कॉन्सिक्वेंटली द सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट। सेंटर में आपको जो है व्हाइट फ्रिंज नजर आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने भी फॉर्मूला देखा बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाय 2d। बेटा स्क्रीन का साइज अगर फिक्स मान लें, स्लिट्स का साइज फिक्स मान लें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बीटा है ये प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, है ना। जितनी ज्यादा हाई वेवलेंथ की अगर अपन लाइट लेंगे तो उसकी फ्रिंज विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो वायलेट कलर है इसकी जो वेवलेंथ है द लोवेस्ट लैम्डा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो बेटा इस केस में होगा क्या अपने पास, ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं मान लू ये सेंटर में तो मेरे पास व्हाइट कलर की ब्राइट फ्रिंज बनी, इसके बाद कुछ कलर्ड फ्रिंजेस आपको नजर आएंगी। तो सबसे पहले इसके दोनों साइड में आपको नजर आएगी वायलेट कलर की, फिर इंडिगो, फिर VIVGYOR। इस केस में इस तरीके से आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे, बीच में व्हाइट और इधर अपने पास डिफरेंट कलर्स आएंगे। इसके बाद थोड़ी दूर तक बेटा ये पैटर्न्स आपको नजर आएंगे, सेंटर में एकदम ब्राइट, फिर कलर्स नजर आएंगे अगर आप व्हाइट लाइट से इंटरफेरेंस करवा रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ओवरलैपिंग अपने पास बहुत ज्यादा हो जाती है और थोड़े डिस्टेंस पे जाके ये अपने पास जो स्क्रीन है आपको वो यूनिफॉर्मली जो है इल्यूमिनेशन करती हुई नजर आएगी, उसके अंदर आपको फ्रिंजेस दिखने बंद हो जाएंगे। तो बेटा ये सब कुछ हुआ इंटरफेरेंस के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है डिफ्रैक्शन का, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।